लुक एट दैट मैप और बताओ श्रीलंका कहाँ है। पता चला श्रीलंका कहाँ है। आप कोई पूछे तो बताने का कि साउथ इंडिया में है, इंडिया के साउथ में आता है श्रीलंका, इंडियन ओशियन के पास। नीचे कोई बोलोगे ना तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। अब नीचे है एक मारे पर। चलो, लुक इन द टेक्स्ट बुक, अंडरलाइन इट। द ब्रिटिश रूल्ड श्रीलंका साइलोन फ्रॉम 1798 टू 1948। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इन लोग ने इतना ज़्यादा रूल किया। किसने रूल किया? ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा कॉलोनीज इन्हीं की थी। दे टुक ओवर श्रीलंका बाय डिफीटिंग द डच एंड द पोर्तुगीज़। देखो, अगर मालदीव्स की हम लोग बात करते हैं तो मालदीव्स जो है उसमें ये बात हम लोग ने देखे थे ना कि मालदीव्स के लोग डच को जो ट्रिब्यूट पे कर रहे थे वो श्रीलंका के भी डच को कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली ये बात समझ में आती कि उस टाइम श्रीलंका पर डच कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने डच और पोर्तुगीज़ दोनों को हराया और श्रीलंका को भी कॉन्कर कर लिया। उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी जगह पे आसानी से कॉन्कर कर ले रहे थे। देयर वर अपराइजिंग इन श्रीलंका अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है, मूवमेंट्स इतने चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। श्रीलंका में भी सेम वही था, मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट की हमारी जगह छोड़ दो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देन द ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स हैड टेकन मैनी लेबरर्स फ्रॉम तमिलनाडु टू वर्क इन कॉफ़ी प्लांटेशंस। अब ब्रिटिशर्स में जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, यानी जो ज़मींदार होते हैं जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, वो लोग कहाँ से लेबर्स उठा रहे थे? तमिलनाडु से, मतलब इंडिया से उठा रहे थे लेबर। उस टाइम पर ये सब इतना अलग अलग तो था नहीं कि कंट्री है कुछ ऐसा। इंडिया से लेबर्स ले जा रहे थे श्रीलंका की कॉफ़ी की फील्ड्स में, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स का मोस्ट ऑफ टारगेट अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ऐसी क्रॉप्स होती थी जो कि कैश क्रॉप्स बोली जाती है, जिसको जिससे पैसा मिला आपको। इंडिगो हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कॉटन, और फिर ये, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, यही सब, मतलब कॉफ़ी हो गई, टी भी होती थी, ये सब जो है क्या है? कैश क्रॉप्स, इससे पैसा मिलता है। तो सब लोग जो है इसमें ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो लेबरर्स थे वो यही सब प्लांटेशंस के लिए जाते थे, यही सब खेतों में काम कराने ले जाते थे उन लोग को। इन श्रीलंका, अंडरलाइन इट, इन श्रीलंका द ब्रिटिश डोमिनेटेड द प्रोडक्शन एंड मार्केट्स ऑफ कॉफ़ी, टी, रबर एंड कोकोनट। देखो, चारों बहुत फेमस कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है? कॉफ़ी, टी ये तो है ही, हम लोग को पता है। रबर कैसे बनता है पता है? पेड़ से वो गिरता है डायरेक्ट ना, और फिर उसको जमा कर लेते हैं, वो जब जम जाता है फिर उसमें जो भी मिक्सअप करो इट बिकम्स रबर। एंड कोकोनट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है कैश क्रॉप के मामले में। रोप वगैरह कितनी चीज़ें बनती है ना कोकोनट से। ऑयल कितना फेमस है उसका। दे डेवलप कोलंबो एज एन इंटरनेशनल पोर्ट सिटी। कोलंबो, अंडरलाइन इट, दे डेवलप्ड कोलंबो एज एन पोर्ट सिटी। इंटरनेशनल पोर्ट सिटी था, मतलब क्या कि इंटरनेशनली अगर कोई भी कंट्री से ऐसे मतलब कोई जा रहा है, जैसे अभी इंटरनेशनल पोर्ट सिटी कैसा हो जाएगा, जिससे जैसे हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स होते हैं ना, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा लोग फ्लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत दूर कहीं जाना होता है ट्रैवल के लिए तो आप लोग शिप का यूज़ करते हो या पैदल चलकर जाते हो? नहीं ना, हम लोग फ़्लाइट का यूज़ करते हैं ना। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो डेफिनेटली आप फ़्लाइट लोगे। तो अभी कैसे फ़्लाइट लेनी होती है जब आपको, तो उसमें देखो कितने सारे वो रहते हैं, अलग अलग एयरपोर्ट्स होते हैं। जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से भी फ्लाइट्स आती है वो उसी एयरपोर्ट पर रुकती है। इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे तुम लोग इतना भी नहीं पता, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इंडिया में, मुंबई में स्पेशली, कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी फ्लाइट रुकती है तो वो सहारा इंटरनेशनल पे आती है। ऐसे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया में, बट सहारा जो है मुंबई में काफ़ी फेमस है। ओके, तो वैसे ही अब ब्रिटिशर्स ने क्या किए, कोलंबो श्रीलंका में आता है, कोलंबो को क्या किया है, एज एन इंटरनेशनल पोर्ट डिक्लेयर किया। मतलब कहीं पर भी वर्ल्ड में अगर कोई शिप वगैरह आती है तो वो कोलंबो पोर्ट पर रुक सकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आपकी शिप आ रही है वो कोलंबो पोर्ट पर रोकी जा सकती है, वो इंटरनेशनल पोर्ट था। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन श्रीलंका एंड एनकरेज बुद्धिस्ट स्टडीज़। अब देखो, रूल अपना मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कॉलेजेस बना दिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई,
बुद्धिस्ट के, ऐसे तो देखो इन लोग की पॉलिसी होती थी ना कि आप क्रिश्चियनिटी के अलावा किसी और को फॉलो नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या हुआ, बुद्धिस्ट की जो स्टडीज़ थी, क्योंकि श्रीलंका और ये सब एरिया के लोग ना मोस्टली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और ऑफ कोर्स तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, श्रीलंका में बुद्धिस्ट की जो स्टडीज़ थी उसी को प्रमोट किया। ऐसे तो हर जगह ये इंग्लिश स्टडीज़ को प्रमोट कर रहे थे ना, बट वहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडीज़ को प्रमोट किया था अपना रूल रखने के लिए। देन अंडरलाइन इट, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन, क्लियर, एनी डाउट, क्लियर ना। नेक्स्ट म्यांमार, दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मदेश, बर्मा, अंडरलाइन इट। इन 1599 द पोर्टुगीज डिफीटेड द किंग ऑफ वन ऑफ द किंगडम ऑफ म्यांमार। 1599 में, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, म्यांमार के बारे में। 1599 में क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ ने, लिसन हियर, 1599 में पोर्तुगीज़ ने क्या किया कि जो भी मतलब म्यांमार के जो इतने सारे रीजन्स थे, छोटे छोटे एरियाज, उसमें से एक रीजन के राजा को हराकर वो रीजन को कॉन्कर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। हाउएवर इन 1611, डेट्स याद रखना, वेरियस डायनेस्टीज रूलिंग इन म्यांमार गॉट टुगेदर, डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड amalgamated their kingdoms। अब क्या हुआ, 1611 तक, 1599 में पोर्तुगीज आ गए थे, 1611 में क्या हुआ, जो म्यांमार में जो छोटी छोटी बहुत सारी डायनेस्टीज थी रूल कर रही थी, जो वो सब जो है यूनाइट हो गए, एक हो गए, और यूनाइट होकर उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज के अगेंस्ट वॉर की। ऑफ कोर्स ना, क्या करेंगे यूनाइट होकर, दावत देंगे, ऑफ कोर्स वॉर करेंगे। पोर्तुगीज के अगेंस्ट हो गए वो लोग, सारे जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी वो सब यूनाइट हो गए, एक हो गए, और पोर्तुगीज से वॉर की और उनको हरा दिया। और उसके बाद देखो यहाँ एक वर्ड है अमेलगेमेटेड, इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, मतलब पहले एक होकर खुद इसको हरा लिए और उसके बाद अपने सारे किंगडम्स को ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। मतलब अभी तक जैसे छोटी छोटी एक एरिया पे कोई है, एक एरिया पे कोई है, ऐसे रूल हो रहा था ना। इंडिया में भी पहले ऐसे ही था ना, कुछ रीजन पे मुगल्स रूल कर रहे हैं, कुछ पे मराठा रूल कर रहे हैं, कुछ पर सिद्दीज़ हैं, कुछ पर ये, कुछ पर वो, ऐसे अलग अलग सब थे। वैसे ही म्यांमार में था, बट जब पोर्तुगीज़ ने इनको कॉन्कर किया 1599 में एक रीजन को खाली, तो म्यांमार के लोग यूनाइट हो गए और हरा दिया पोर्तुगीज़ को। फिर क्या हुआ, यूनाइटेड म्यांमार अडॉप्टेड एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी एंड कॉन्कर्ड मणिपुर एंड आसाम। अब पहले के राजाओं को मैंने बताया था ना कि उन लोग की एक पॉलिसी होती थी कि वो लोगों को किसी भी कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं होती थी, कोई फ़ायदा नहीं उठाना होता था किसी रीजन से, उनको सिर्फ अपना रीजन बढ़ाना होता था। जिसके पास जितनी बड़ी ज़मीन है वो उतना बड़ा राजा है। तो यही पॉलिसी जो है म्यांमार ने फॉलो की जब उसने पोर्तुगीज़ को हरा दिया, और अब म्यांमार में जो है, जो म्यांमार के रूलर्स हैं उन्हीं का रूल चल रहा है। तो उन लोग ने क्या किए, ये जो एक्सपांशनिस्ट की पॉलिसी थी, एक्सपांशन करने की, अपने लैंड को बढ़ाने की जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए कौन कौन से दो रीजन को कॉन्कर किया, आसाम एंड मणिपुर। ये दोनों रीजन अभी कहाँ हैं, इंडिया में। इट मेंट दैट द ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी वॉज अंडर थ्रेट ऑफ बीइंग इन्वेडेड, अ सिचुएशन दैट कॉज 3 वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड म्यांमार। अब जिस टाइम पर इन लोगों ने म्यांमार के लोगों ने आसाम एंड मणिपुर को कॉन्कर किया, उसी टाइम पर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पर अपना कंप्लीट रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे, इनका रूल अब इंडिया पे बस कंप्लीट होने ही वाला था। मतलब अब ऑल ओवर इंडिया तकरीबन इनके कंट्रोल में था, बस ये कुछ रीजन्स बचे थे। अब कुछ रीजन्स में आसाम और मणिपुर आ गया, क्योंकि आसाम और मणिपुर अभी किसके कंट्रोल में है, म्यांमार ने कॉन्कर किया है ना। अब ब्रिटिशर्स को ऑल ओवर इंडिया चाहिए, तो इंडिया में उस टाइम आसाम और मणिपुर तभी भी था और आज भी है, तो ये भी रीजन चाहिए। तो अगर अब ब्रिटिशर्स को आसाम एंड मणिपुर चाहिए तो किससे लड़ना है, म्यांमार से। तो ये रीज़न हुआ कि म्यांमार और ब्रिटिशर्स आमने सामने वॉर में आ गए। पोर्तुगीज तो हरा दिए ना म्यांमार के लोगों ने, अभी म्यांमार पे कोई रूल नहीं कर रहा है। अब ब्रिटिशर्स से सामना होगा, तो अब देखो किसका रूल होगा। अ सिचुएशन दैट कॉज 3 वॉर हुई थी म्यांमार और ब्रिटिशर्स के बीच में। तीनों वॉर को हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है, एंग्लो बर्मीज वॉर। द फर्स्ट वॉर इन 1826, अंडरलाइन इट, द फर्स्ट वॉर इन 1826 वॉज वन बाय द ब्रिटिश एंड दे टुक ओवर आसाम एंड मणिपुर। अगर हम लोग पीछे का रिव्यू करते हैं, जो हम लोग ने पहले म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी सेम यही चीज़ थी कि एंग्लो बर्मीज वॉर हुई। उसमें क्या हुआ,
म्यांमार के लोग हार गए। ये लोग हारे और बदले में क्या हुआ, ट्रीटी साइन हो गई और वो ट्रीटी में असम और मणिपुर ब्रिटिशर्स को मिल गया। हाँ, वो और भी बहुत सारी उसमें शर्तें थी जो तुम लोग ने पहले पढ़ चुके हो, वो याद भी होंगी। तो अभी के उसमें जो मेन क्या था, असम और मणिपुर। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में मेन क्या चीज़ ब्रिटिशर्स को मिल गया, असम एंड मणिपुर। एंड दे टुक ओवर असम एंड मणिपुर। दे ऑल्सो डिफीटेड म्यांमार इन द सेकेंड वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर में भी। द सेम टाइम द फ्रेंच हैड टेकन ओवर द रीजन्स ऑफ अपर बर्मा। अपर बर्मा बेसिकली नॉर्थ म्यांमार का एरिया जो है। अब क्या हुआ कि जब सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, इसमें भी म्यांमार हार गया। इसी टाइम पर यूरोपियंस ने फ़ायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने देखा कि 2 वॉर में म्यांमार हार चुका है, तो ऑफकोर्स ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब दोनों बार इतना नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या किया इन लोगों ने कि जब म्यांमार हार रहा था, देखे इन लोग ने कि म्यांमार जो है हार गए, तो अपर बर्मा का जो रीजन था, नॉर्थ म्यांमार जो था, उसको कॉन्कर कर दिया। देन इन द थर्ड वॉर द ब्रिटिश वॉन दिस रीजन टू, देयर बाय रूलिंग ओवर एंटायर म्यांमार। अब थर्ड वॉर, पहले ही 2 वॉर में हार चुके हैं, तो सोच सकते हो कितने कमज़ोर हो गए होंगे ये लोग। अब थर्ड वॉर में भी हार गए, तो इट मीन्स कि पूरी तरह से सब क्या है, म्यांमार पूरा गया ना, ख़त्म। तो अब म्यांमार किसकी कॉलोनी बन गया? ये बताया कि म्यांमार कॉलोनी कैसे बना था, 3 वॉर के बाद ये कॉलोनी बना है। ओके, देन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एनेक्स म्यांमार एज अ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब क्या हुआ कि म्यांमार उस टाइम पर, ऐसे तो वो बेसिकली जो है म्यांमार इंडिया से अलग है, बट उस टाइम पर वो ब्रिटिश इंडिया में आता था। मतलब ब्रिटिशर्स ने ना म्यांमार को भी इंडिया में मिक्सअप कर दिए थे कि अगर कोई ये जो कॉलोनी है जो बनी है, अभी इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, तो म्यांमार को भी उस टाइम ब्रिटिश इंडिया ही बोला जाता था। उस टाइम म्यांमार को भी इंडिया में लाया गया था। अब ये अलग है, उस टाइम पर एक साथ थे सब। Then underline it. In 1935, it was again separated from India and was granted autonomy. Then 1935 में फिर इंडिया से सेपरेट कर दिया गया इसको और ऑटोनॉमी मिल गई, मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालो अब। मतलब ये सब बेसिकली ये सब इंडिपेंडेंस का टाइम है, थोड़ा 10-5 साल पहले का। आफ्टर 1937 द पीपल इन म्यांमार क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ आंग सान। 1937 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? जैसे कि इंडिया में बन रही थी इतनी सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंडिया की तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। वैसे सब जगह अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो म्यांमार में कौन सी बनी? ये सब नाम तुम लोग को याद रखने हैं, हाँ, कुछ भी पूछ सकता है। बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी और किसकी लीडरशिप में? आंग सान। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द जापानीज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये ऑर्गेनाइजेशन ने किसकी हेल्प की थी? जापान की हेल्प की थी। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता कि हारा? हार गया था। गुड, याद है। इट लुक लाइक अ डाउनसाइड फॉर द ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिशर्स के लिए एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि मतलब म्यांमार के लोग उन एक्चुअल में म्यांमार के लोग अभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, बट स्टिल वो सपोर्ट जापान को कर रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट था ना वर्ल्ड वॉर में, उसको सपोर्ट करें। मतलब ये बात ब्रिटिशर को समझ आ रही थी कि अब रूल करने का टाइम खत्म हो रहा है अपनी। देन however they strengthened their hold in Myanmar once again with the help of America। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका किसके साथ था? अलाइड नेशंस के साथ, यानी ब्रिटिशर्स के साथ, इंग्लैंड के साथ था। तो इनकी हेल्प से अमेरिकन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका जो था वो एकदम बाहर से वॉर में था, इससे कुछ बेसिकली वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसके लिए अमेरिका की कंडीशन बहुत अच्छी थी उस टाइम पर भी। तो क्या हुआ, अमेरिका की हेल्प से ब्रिटिशर्स जो है म्यांमार पे अपना रूल रखने में एक बार सक्सेसफुल हो गए थे कि कुछ दिन और रूल कर सकते हैं। अभी भी उनको पीछे से बैक सपोर्ट मिल गया था अमेरिका का। द ब्रिटिश लर्न देयर लेसन दैट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स दे कुड नॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट द पॉपुलर ओपिनियन इन द कंट्री। मतलब कि अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि अब देखो जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो इंडिया में आ रहे थे या कोई भी कॉलोनी में, तो लीडर्स जो थे उनके समझ में आता था सब कुछ। लीडर्स अगर रूल आपके हक में नहीं होते तो उसका अपोज करते थे, मूवमेंट्स निकालते थे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझ में आ गई थी कि अब अगर हमको कोई भी लॉ पास करना है, कोई रूल पास करना है, तो हमको उस कॉलोनी के जो लीडर्स हैं उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स डिमांड करते थे कि हमको भी पार्लियामेंट में पार्ट मिलना चाहिए, इतनी सीट्स हमारी होनी चाहिए। वो यही था कि ब्रिटिशर को ये बात समझ में आने लगी कि अब हम लोग को इन लोगों को चांस देना पड़ेगा, वरना सब मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर देंगे। देन ये
Underline it. They appointed Aung San as a vice president. The British granted independence to Myanmar on 1948. म्यांमार को इंडिपेंडेंस कब मिली? और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना म्यांमार का? कौन था? आंग सान। समझ में आया? डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया।